हसीना की हुंकार से मचा तूफान। Ladies and gentlemen, for the last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. Fear has entered homes, workplaces, and campuses. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. दिल्ली में आज गूंजा बड़ा ऐलान। वापसी की जिद या सियासी वार। बांग्लादेश में फिर क्यों बढ़ी तकरार? मरने से नहीं डरती, मैं आ रही हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे। फैसला आपका 5 अगस्त, यही वो तारीख है जब 2024 के छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत आना पड़ा था। लेकिन अब ठीक उसी तारीख को उन्होंने दुनिया के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज 2 साल बाद वर्चुअल भाषण दिया, जिस दौरान उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपना कैमरा बंद रखा। अपने संबोधन में हसीना ने दावा किया कि 2024 का आंदोलन सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश थी। अब सवाल यह भी है कि फांसी की सजा और दर्जनों मुकदमे के बावजूद हसीना आखिर वापसी का संदेश क्यों दे रही हैं? क्या यह आवामी लीग को फिर से खड़ा करने की कोशिश है? क्या वो अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाना चाहती हैं कि उनकी राजनीति खत्म नहीं हुई है, या फिर बांग्लादेश में सत्ता की नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है? आज बहस इसी पर होगी। क्या शेख हसीना की वापसी की हुंकार बांग्लादेश की राजनीति बदल देगी, या सिर्फ एक सियासी दांव है? सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। Last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. Fear has entered homes, workplaces, and campuses. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. Let me begin with the truth about July and August 2024. It was not a peaceful student movement. From the beginning, my government tried to resolve the issue peacefully through dialogue, legal process, and patience. But behind the language of reform, organized groups were working to turn students' demand into violent political instrument. तो आज 5 अगस्त 2026 को शेख हसीना की आवाज फिर गूंजी है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद उन्होंने पहला भाषण दिया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद लोगों को संबोधित किया। वर्चुअली संबोधन के दौरान शेख हसीना का कैमरा बंद रहा। 5 अगस्त 2024 को ही छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा था, यानी कि आज ही के दिन 2 साल पहले प्रदर्शनकारियों के सरकारी आवास पर आने पर इस्तीफा देकर सेना के विमान से वो भारत चली आई थी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ज्वाइन ने जुलाई अगस्त 2024 के आंदोलन में मौतों पर सवाल उठाए और संयुक्त राष्ट्र 1400 मौत कह रही है, बांग्लादेश की सरकार 800 मौतें बता रही है। सजीब वाजेद ने कहा कि बाकी के 600 लोग कौन हैं? सरकार को इन आंकड़ों का जवाब देना चाहिए। आंदोलन में पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, यह आरोप शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने लगाए हैं। देश में राजनीतिक हत्या को कानूनी मान्यता मिल रही है, शेख हसीना के बेटे ने यह भी आरोप लगाए हैं। और इन आरोपों को लगाते हुए सबसे बड़ी बात है कि 10 बड़े बयान दिए हैं। अब आपको बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वर्चुअली मीटिंग के दौरान 10 बड़े बयान कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। बयान नंबर 1, बांग्लादेश आज डर और असुरक्षा के माहौल से गुजर रहा है। बयान नंबर 2 साल से देश को टूटते हुए देख रही हूं, देश से दूर जाने को मुझे मजबूर किया गया, ये भी कहा। बयान नंबर 3, लेकिन मैं कभी भी
अपने लोगों से अलग नहीं रही हूं। बयान नंबर 4, मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या फिर मुझे मार भी सकते हैं, फिर भी मैं घर वापस जाऊंगी, बांग्लादेश जाऊंगी। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। बयान नंबर 5, 2004 का आंदोलन सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं था। बयान नंबर 6, सरकार ने बातचीत और कानूनी रास्ते से मामले सुलझाने की भी कोशिश की थी। बयान नंबर 7, कुछ संगठित समूह ने आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया। बयान नंबर 8, मोहम्मद यूनिस ने भी आंदोलन के पीछे मास्टरमाइंड होने की बात कही थी। ये बात शेख हसीना कह रही हैं। बयान नंबर 9, जुलाई 2024 के आंदोलन के दौरान 450 से ज्यादा पुलिस थानों में आग लगा दी गई। बयान नंबर 10, सरकारी इमारतों पर हमले हुए, कई पुलिसकर्मी मारे गए और कुछ पुलिसकर्मियों को तो जिंदा जला दिया। जो आज उन्होंने पत्रकारों से तमाम बातचीत कही है, कुल 10 बड़े बयान मैंने आपको बताया। ये लव्वुल लुआब था उनकी बातचीत का। अब सबसे बड़ी बात है कि शेख हसीना वापस लौटना क्यों चाहती है। कारण नंबर 1, बांग्लादेश की राजनीति में अपनी पार्टी आवामी लीग की वो वापसी करना चाहती है। कारण नंबर 2, अपने बेटे सजीब वाजेद जॉय के लिए वो राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। कारण नंबर 3, अपने समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती हैं। कारण नंबर 4, विदेश से चल रही राजनीतिक गतिविधियों की जमीनी ताकत देना है। और कारण नंबर 5, अगले चुनाव से पहले आवामी लीग को मजबूत करने के विकल्प के तौर पर भी वो पेश करना चाहती हैं। कारण नंबर 6, ये संदेश देना कि शेख हसीना का राजनीतिक अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तमाम कारण, इसलिए वो देश लौटना चाहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर वो देश लौटी तो होगा क्या, ये भी समझने की जरूरत है। बांग्लादेश पहुंचते ही गिरफ्तारी की संभावना उनकी बनी हुई है कि तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा, उनके खिलाफ दर्ज मामलों में उन्हें अदालत में भी पेश किया जा सकता है। इसके साथ साथ कारण नंबर 3, फांसी की सजा सहित अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जानकारी नंबर 4, हसीना को अपील और कानूनी बचाव का अधिकार मिल सकता है। 5वां, अदालत का अंतिम फैसला आने तक उन्हें तुरंत फांसी नहीं दी जा सकती, उनकी फांसी को रोका जा सकता है। अगर किसी मामले में राहत मिली तो जमानत या फिर अन्य कानूनी विकल्प भी संभव हैं। और कोई बाहरी ताकत या बाहरी देश, खासकर अमेरिका, इस बात को लेकर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही है, ये सभी को पता है। इस कारण बांग्लादेश भी इस बात को लेकर नाराज है। 2024 के सरकार विरोधी आंदोलन के बाद देश उनको छोड़ना पड़ा। छात्र आंदोलन हिंसक हो गया था, कई जगह झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च किया और कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए थे कि सेना को सत्ता संभालनी पड़ी थी। संभालने के बाद फैसला किया गया, अंतरिम सरकार बनी। सुरक्षा कारणों से शेख हसीना ने तब बांग्लादेश छोड़ दिया और अगर उस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो शायद उनकी मॉब लिंचिंग हो चुकी होती। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत आ गई। नई सरकार ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए। छात्र आंदोलन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमे चले और सजा सुनाई गई। सबसे बड़ी बात है कि जब से शेख हसीना भारत में शरण लेकर रह रही हैं, करीब 2 साल का समय हो चुका है और इस बीच बार बार लगातार बांग्लादेश से भारत के खिलाफ भी बयान दिए जाते रहे। शेख हसीना पर एक के बाद एक केस दर्ज किए गए। अब यह भी जान लेते हैं कि कितने मामले दर्ज किए। शेख हसीना पर 227 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। आपराधिक मामले दर्ज हैं, 135 से ज्यादा हत्या और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के छात्र आंदोलन में हिंसा, हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। उन पर मानवता के खिलाफ अपराध के 5 बड़े आरोप हैं। इनमें भीड़ पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन से गोलियां चलवाना, सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने के आरोप शामिल हैं। इन सब के अलावा उन पर अपहरण, नरसंहार, भ्रष्टाचार का आरोप है। प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमले करने के भी आरोप लगे हुए हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस मसले पर हमने
सर्वे तैयार किया है, लोगों के बीच गए, कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उसके जवाब दिए हैं। जो सर्वे का पहला सवाल है वो सवाल है, बांग्लादेश लौटूंगी भले ही मुझे मार दें। क्या ऐसे बयान के बाद भी शेख हसीना को बांग्लादेश लौटना चाहिए? 40% लोगों ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से लौटें, ऐसा जिक्र कर रहे थे। इसके साथ साथ 15% लोग कह रहे थे उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, और 36% लोग कह रहे थे कि पहले अदालत का फैसला आ जाए उसके बाद जाए तो ठीक रहेगा। 3% लोग इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल था कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश की धरती पर लौटती हैं तो किस बात का खतरा होगा? 27% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि शेख हसीना की मौत हो सकती है। 41% लोग कह रहे थे कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और 24% लोग कह रहे थे कि विरोध प्रदर्शन होंगे। 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या शेख हसीना की जान को खतरे की आशंका को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? 54% लोग, 54% लोग कह रहे थे हां सुरक्षा दी जानी चाहिए। 28% लोगों का यह कहना था, 28% लोग नहीं, यह राजनीतिक बयानबाजी है, और 15% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनका कुछ नहीं होगा। 3% कह रहे थे कि हम इस मामले पर कुछ नहीं कह सकते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है? 42% लोगों ने क्या कहा? 42% लोगों ने कहा हां बड़ा बदलाव आएगा। 28% लोगों ने कहा कोई खास असर नहीं होगा। 20% लोग कह रहे थे बांग्लादेश को हसीना की जरूरत है, और 10% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। पांचवा सवाल, क्या आपको लगता है कि शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने पर उन्हें फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है? 40% लोगों ने कहा हां फांसी हो सकती है। 24% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे उम्र कैद की सजा हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि 22% लोग कह रहे थे नहीं ऐसी सजा नहीं होगी, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना न चाहते। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद तेजावत विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। मेजर नदीम शेख डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तपेश चौधरी के पास हम चलेंगे। तपेश जी, आज वीडियो तो नहीं था लेकिन आवाज थी, और शेख हसीना कह रही थी कि भाई मैं तो वापस आऊंगी चाहे परिणाम जो भी हो, लेकिन दिसंबर में वो वापस जाने की बात कर रही हैं। अब बांग्लादेश की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू द व्यूअर्स। देखिए, इसको हमें सही पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आज की जो सिचुएशन है, एक्चुअली जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, उसको हम अगर उसकी हिस्ट्री को देखें तो हर पार्टी का एक अलग नजरिया रहा है। अवामी लीग का हो या आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका हो, या स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, या बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, सबके अलग अलग मैंडेट थे। आज की डेट में जो गवर्नमेंट है उसने भी कोई शेख हसीना के लौटने पे या अवामी लीग के लिए कोई भी ऐसा सिंपैथाइज करने वाला कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, और ऐसा जिससे ऐसा लगता हो कि अवामी लीग के वापस आने से या शेख हसीना के वापस आने से बांग्लादेश में उनको कुछ फायदा होने वाला है। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय जो सत्ता में, वो कभी नहीं चाहेगी। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय है उनको तो सबसे अच्छा बहाना ये मिला हुआ है कि इनके खिलाफ इतने केसेस दर्ज हैं, वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने किए हो, किसी भी मेलाफाइड इंटेंशन के तहत किए गए हों। इतने सारे केसेस दर्ज हैं जिसमें नवंबर 2024 में उनको फांसी की सजा दी जा चुकी है। अब अगर वो वापस जाती हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है कि इनको गिरफ्तार करना। और जितने भी आज तक आपके व्यूअर्स ने भी जो आपने पब्लिक ओपिनियन किया, उसमें भी मेजोरिटी ऑफ लोग ये मानते हैं कि देखिए वो जाएंगी तो उनको गिरफ्तार तो तुरंत किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। जेल भेजा जाएगा तो वो या तो जेल में मारी जाएंगी या उनको लीगल तरीके से मारा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, बट एक चीज जरूर है कि अगर शेख हसीना ने ऐसा कहा है तो कोई ना कोई अरेंजमेंट इंटरनली, चाहे इंडिया ने चाहे अमेरिका ने, किसी ने भी कहीं ना कहीं से एक इंटरनल अरेंजमेंट किया हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज की डिप्लोमेसी में सब कुछ पॉसिबल है। पर इतना मेरा कहना जरूर है, जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, अगर शेख हसीना बांग्लादेश में पहुंचती हैं तो जो मास प्रोटेस्ट थी, मेरे अपने
जी जी, अरविंद तेजावत मेरे साथ मौजूद हैं। लगता है कि शायद उनके जो कनेक्शन है उसमें कुछ परेशानी आ रही है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा इस पूरे मामले। भेजी तो जी जी, तो आ इंडिया गए। ने ये कहा है कि तपेश हम जी आप आ गए। भेजिए, हम लीगल तरीके से इसको निपटाएंगे, जो भी लीगल तरीका होगा। तो मेरे ओपिनियन में उनको नहीं जाना चाहिए जब तक सिचुएशन कंड्यूसिव ना हो, पर अगर उनका डिसीजन है तो वी वेलकम ऑल दैट, जी क्योंकि जो भी हो रहा है वहां पे, जो भी हुआ शेख हसीना के अगेंस्ट में, ये तो हम सब जानते हैं कि वो ठीक नहीं था। जी, अरविंद जी। मनोज साहब, कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी? जी दिसंबर अभी दूर है और इस बीच में हमें पता है कि राजनीति में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है। और तब अगर वो वापस एसेस करेगी, और उन्होंने कहा भी है, जो भाषण दिया है उससे उन्होंने कहा भी है कि बांग्लादेश की जनता को वो अपडेट करती रहेगी कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इतना तय है, जो इतिहास बताता है, कि अगर वे लौटती है तो केवल दो ही विकल्प हैं, या तो जेल या फिर फांसी। और तारिक रहमान साहब दोनों में से कौन सा फैसला लेते हैं? और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं है कि वहां पे कोई सही तरीके से केस चले। इससे पहले उनको जो कंगारू कोर्ट था, जिसको बांग्लादेश की तत्काल यूनुस साहब की सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम दिया था, तो उन्होंने भी उनको फांसी की सजा सुना रखी है। तो उनके लिए तो, तारिक रहमान साहब के लिए तो बहुत ही आसान सी बात है, कभी भी वो फांसी पे लटका सकते। तो मुझे तो किसी भी हालत में लगता नहीं कि ऐसा होगा। जी पर एक यह भी संभावना है कि अगर भारत सरकार से इस बारे में कोई सहमति बनी है कि वो उनको फांसी पे नहीं लटकाएंगे या ऐसा कुछ है, तो हो सकता है कि उनकी वापसी संभव हो। पर इसकी संभावना लगभग बहुत ही कम है। एक और यह है कि भारत के लिए अब शेख हसीना धीरे धीरे एसेट साबित होगी, अगर तारिक रहमान साहब का चीन की तरफ झुकाव वैसा ही बना रहता है जैसा कि अभी है। दलाई लामा ने भी चीन की नीतियों के खिलाफ भारत का काफी साथ दिया, और मुझे लगता है कि शेख हसीना वे भी पूरी जो वहां की वर्तमान सरकार है उसकी बांग्लादेश जनता विरोधी नीतियों का विरोध करेगी। मनोज साहब जी, मेरे साथ मेजर नदीम शेख हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान से। नदीम साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि शेख हसीना कह रही हैं कि साहब मैं तो वापस जाऊंगी, अब परिणाम जो भी है, अगर मुझे मरना पड़ा तो मैं मरूंगी, मेरी जान जाएगी तो चलेगा, मुझे फांसी होगी तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं वापस आ रही हूं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने देखा है कि ये जो बांग्लादेश बनने के जितने भी किरदार थे, कुदरत ने उनसे किस तरह इंतकाम लिया, और वो आज सारे इस जमीन से जो है वो नामो निशान उनका मिट चुका है। जी जिसमें आपकी इंदिरा गांधी साहिबा थी, पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, और बांग्लादेश में ये इनके जो थे मुजीबुर रहमान था। अब ये उनकी बेटी सिर्फ रह गई हैं, और उन लोगों की नस्लें भी आप देखें कि ख़त्म हो गई हैं, कि उनकी नस्ल में से ये शेख मुजीबुर रहमान साहब की नस्ल में से ये बच गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इनकी बारी है, और ये जब भी गई तो इनके साथ यही होगा। कुदरत ने अगर फैसला किया हुआ है जिस तरह कि इन तमाम की नस्लें ख़त्म करेंगी, तो इनकी भी जो है ये फांसी पे लटकेंगी। और इनके जो किरदार रहा है, जिस तरह से इन्होंने क्रश किया है और कुचला है, आपने देखा कि जो जैन जी का प्रोटेस्ट था, और उससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से ये तारिक रहमान साहब की वालदा को जिस तरह से उन्होंने खालदा जिया को रखा और जिस तरह जुल्म ढाए, तो मैं नहीं समझता कि इनको अब वहां पे कोई माफी मिलने वाली है। और तारिक रहमान साहब अच्छी तरह जानते हैं। बाकी मेरे भाइयों ने बहुत अच्छी बात की कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंडिया की तरफ से कोई अगर ऐसी एश्योरेंस उनको मिल जाए, इंडिया गवर्नमेंट ले ले कि ठीक है हम भेजते हैं, आप हमें ये एश्योरेंस दें, या इंटरनेशनल कम्युनिटी या सुपर पावर जिससे होता है वेस्ट, तो फिर शायद कोई एक रास्ता बन सकता है और ये वहां जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी ग्राउंड प्रिपेयर करेंगी, ये यहीं पर रहकर, जब तक इनको नहीं लगेगा दिसंबर तो बहुत करीब है, मेरा ख्याल है कि अब ये मीडिया के ऊपर आती रहेंगी और ग्राउंड प्रिपेयर करेंगी, यहाँ से वर्चुअल एड्रेसेस करेंगी कौम को, और अवामी लीग को उभारने की कोशिश करेंगी वहां पर। और जब देखेंगे कि सिचुएशन जो है इनके लिए फेवरेबल है, तब ये वहां स्टेप इन करेंगे। उससे पहले ये मैं नहीं समझता कि ये, अगर ऐसा होता तो ये भागती नहीं, ये एक डरपोक खातून है और ये वहां से ये भाग गई। अगर ये वहां डटी रहती तो शायद इतना मसला नहीं होता। फौज भी इनके कंट्रोल में थी, फौज ने ही इनको भगाया। तो ये अगर थोड़ा सा फौज को और कंट्रोल करती तो शायद ये वहां रह जाती। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। शोएब साहब,
नदीम साहब कह रहे हैं कि कुदरत ने फैसला किया, कुदरत ने अगर अपना फैसला सुनाया तो जल्द ही फांसी होगी शेख हसीना को। पाकिस्तानी क्या कहता है या नहीं कहता है, ये पाकिस्तानी दिसंबर में 71 में बहुत बड़ी बड़ी बात किया था, बाद में उसको पटनून उतर के हम लोगों ने इसको सरेंडर करवाया। सो ये पाकिस्तानी अभी पाकिस्तानी को कहता है तुम्हारे अपने की बात सोचो कि बलूचिस्तान स्वाधीन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी होगा, पाकिस्तान टूट रहा है। और पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क, भीख भी अभी नहीं मिल रहे कहीं से, ईरान से भीख मांग रहा है, सऊदी से भीख मांग रहा है, कहीं भी भीख नहीं मिल रही। बांग्लादेश की बात जो है बांग्लादेश ही देखेंगे, हम देखेंगे शेख हसीना वापस आएंगे, वापस आने की जो घोषणा दिया आएंगे। और हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं कोई असीम मनी बांग्लादेश चलाता नहीं है। बांग्लादेश चलाते बांग्लादेश की जनताएं, यहाँ जनतंत्र गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सो यहाँ जो होगा वो होगा। ये कुदरत वाली बात जो बात है पाकिस्तानी करता है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। पाकिस्तानी एक बिला जाति है जो जूते खाता है फिर भी बात करता है कुत्ते की तरह। तो पाकिस्तान की बात को मैं कोई काउंट नहीं करता हूँ। इसके जो क्या कहते हैं, इसके हैबिट ही ऐसा है, ये ऐसे ही करता है, लात खाता है फिर भी फूकता है। हमने देखा है 71 में कैसे किया। तो अभी पाकिस्तान की जो एक ख्वाब हुआ था बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की, बर्बाद हो गई। पाकिस्तान तो अभी यहाँ से भागेगा, ISI भागेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जैसे पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क जो बांग्लादेश में पूरी डेमोक्रेसी आएगा, हम मांग करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम टोटल डिप्लोमेटिक रिलेशन एकदम बंद कर दे कि we cannot have diplomatic relations with an enemy country and Pakistan is the only enemy country of the Bengali nation। नदीम साहब जवाब देंगे शोएब चौधरी की बातों का? देखिए, मैं इस जाहिल का क्या जवाब दूं। ये और इसके बाप पाकिस्तान के अंदर एक ज़माने में भीख मांगते थे और मैं अच्छी तरह से इसको जानता हूँ और बहुत सारे चैनलों पे इसके मिल भी चुका हूँ। ये कुत्ते की तरह वहाँ भीख मांगता था चौक पे खड़े होके कराची के अंदर। आज ये भागा हुआ है और इंडिया में इसने पनाह ली हुई है और ये इसकी अम्मा अब्बा ये जो भी हैं, ये मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद जो हैं, ठीक है, इसके जो इलीगल पेरेंट्स हैं, एक तो मर चुके हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? शोएब चौधरी की बात कर रहे हैं? जी जी जी, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बैठा हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान में, जी जी, मैं इसके सबूत दे सकता हूँ आपको कि ये पाकिस्तान में ये और इसके माँ बाप भीख मांगते थे और ये यहाँ से भागा हुआ है और अभी ये बांग्लादेश से भी ये भागा हुआ है। और ये शेख हसीना वाजिद का जो है ये उसका टट्टू बना हुआ है, ये उसको उसने माँ बनाया हुआ है और उसका बाप जो इलिस्ट्रेटेड बाप है वो मर चुका है। अब इसकी भी बारी है, ये उधर बांग्लादेश में जाके दिखाया, पाकिस्तान को तो छोड़े, ये दूर की बात है। ये पहले तो बांग्लादेश अपने मुल्क जाके दिखाया भाई, ठीक है, और अपनी नानी को भी लेकर जाए साथ, देखते हैं कि कैसे जाती है। वो फांसी पे लटकेगी और उसके साथ साथ ये भी उसके पांव से लटकेगा, फिर यही होगा और क्या होगा। ये तो बड़ी गंभीर बात कर दी शोएब साहब, नदीम जी ने। अब इस तरह की बातों का यही जवाब हो सकता है सर जी, बदतमीजी का जवाब फिर यही हो सकता है। हमारे लगता है कि इसके माँ जो है, जाहिलों का जवाब फिर इसी तरह से दिया जाता है। और क्या जवाब दे इस तरह से जाहिलों को, जिसको तमीज नहीं बात करनी। पता भी नहीं कि मैं ढाका में बैठा हूँ, ये बेला इसको जूता मारना है। ये पाकिस्तानी जूते खाने वाला जो कौम है, इसको जूता खाता है फिर भी बाप को हम लोगों ने जूता मारा, इसके दादा को जूता मारा, इसको बाप को लात मार के निकाला बांग्लादेश के, इसको दादा को लात मार के निकाला। और ये बेला जो है बेशरम पाकिस्तान, क्योंकि ये एक बास्टर्ड नेशन है। अपनी माँ को भूल गया तू, अपनी माँ को भूल आया था और ये माँ अपनी माँ को भूल गया तू, अपने बाप को भूल गया जो भीख मांगते थे और जो तुझे गले में रस्सी डाल के कुत्ते की तरह वह चलाते थे और तेरे नाम से भीख मांगते थे। यार ये नाबीना को, ये नाबीना जो इसको भीख दे दे, हंसता है और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल के आज तू यहाँ पहुंच गया और ये बातें कर रहे। ये नादिम जो है ना, इसके माँ इसके दादी दोनों ही बेचता थे और बांग्लादेश में ही बेचता थे। और नादिम को कहता हो कि तुमको ये भी पता नहीं कि मैं ढाका में बैठा हूँ,
तुम्हारी तरह तेरी- मैं भाग के नहीं। नहीं शोएब चौधरी, मैं यहाँ शोएब चौधरी मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि नदीम साहब ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान में पहले था और अभी ये बांग्लादेश में है भी नहीं, ढाका में है भी नहीं, ये हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं है, आप ढाका में हैं? एक बार इनको तो ये उल्लू के बच्चे को मैं कैसे कहूँ कि मैं ढाका में बैठा हूँ? ये उल्लू की बच्चा है, वो जानता भी नहीं मैं ढाका में, आप जानते हैं मैं ढाका में बैठा हूँ। उल्लू की बच्चा नहीं होता, जानते हैं ये उल्लू के बच्चा उल्लू है, का पट्टा है, ये गधे की तू उल्लू बच्चा का पट्टा है। ये पाकिस्तान जो गधे बेचता है ये भी गधे की बच्चा है। और पाकिस्तान तुझे भी बेचा था लात हमने, मार के हम लोगों तुझे ने भी निकाला, बेचा था वहाँ पे बनाया, तेरे जैसे बहुत हर सारे वक्त बेचे थे पाकिस्तान लात डंडे खाएगा मार मार के। बांग्लादेश पे। इसको पहले कहता हो कि तुम्हारा जो अब्बू है बांग्लादेश पे पाकिस्तान के, तुम्हारे जो हाई कमीशन है वो कुत्तों को पूछो मैं कहाँ बैठा हूँ, तुम्हारा ISI को पूछो, तुम्हारे ISI के बाप को पूछो मैं कहाँ बैठा हूँ, क्योंकि इसके माँ उसके दादी दोनों ही बेचा थे बांग्लादेश में और उससे भी सब पता है कहाँ बैठा है। गारंटी दे के कहता हो। लेकिन नदीम साहब ये तो कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश में बैठा हूं, ढाका में बैठा हूं, अगर चाहो तो पता करा लो। देखिए आपने तो कहा ना सबूत दे दो। अब ये उल्लू का पट्टा है, ठीक है, ये उल्लू का बच्चा नहीं होता, उल्लू का पट्टा होता है। इसको समझाएगा ये उल्लू का पट्टा है तो इसको समझ आएगी, इसको तो तमीज भी नहीं है। तो ये बैठा हुआ है इस वक्त इंडिया के अंदर, ठीक है, अपनी नानी के करीब, ठीक है, और उसको लाने की बातें कर रहा है। और हमें पता है कि उसको वो जब भी गई उसको वहां फांसी होनी है इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से बाकी लोगों का अंजाम हुआ इनका भी अंजाम उसी तरह से होगा जो बाकी कुछ कह लोगों रहे का हैं? अंजाम हुआ। आपको नहीं अच्छी शोएब तरह कुछ कह रहे पता हैं, है। सुन लेते एक बार। शोएब क्या बोल रहे ये हैं? बकवास ही करेगा, उसने क्या बोलना है? नहीं कोई इजराइल महत्वपूर्ण के बात बच्चे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं शोएब? अच्छा बहुत चले सुन लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है तो उसकी। आप पूछ लेते ये हैं, क्या उम्मीद करें आप? बैठेगी। शोएब क्या कह रहे हैं? आवाज बंद हो गई है उसकी, इसकी बोलती बंद हो गई है। ये फांसी पे लटकाएगा उसको खुद भी और उसके साथ खुद भी लटकेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम जिसको ढूंढ रहे हैं इंशाल्लाह आपको ढूंढ के इसकी लोकेशन, लाइव लोकेशन देंगे आपको, आप बेफिक्र हैं। अरे शोएब साहब ये तो मतलब देखो, नदीम साहब इंडिया न्यूज पे कह रहे हैं कि हम इसको ढूंढने में लगे हो रहे हैं और बहुत जल्द ढूंढ के इसकी लाइव लोकेशन देंगे। इसका मतलब ISI आपके पीछे लगी हुई है। तो नदीम को कहिए ना वहाँ ढाका में आके अब ये रात को इसकी सोएगा भी नहीं। आपने ऐसे इसको डरा दिया, साला पहले ही डरा हुआ है। ये नदीम वैसे ही उठा के सोता है। पकड़ के ले आते, उसको पता भी नहीं शेख चौधरी कौन है, ये नदीम को कौन जानता है? कहाँ से ये वैसे ही जो है ना रोजाना उल्टा होके सोता है, डरता है। अरे शोएब साहब ये कह रहे हैं कि अभी रात को शोएब चौधरी अब सो भी नहीं पाएगा डर के मारे ISI के नाम पे। नहीं उसको कहिए कि इसके जो ISI के बाप है उसको हमें भी डर लगता है, हमें से डरता है, इसके लिए नदीम को बता नहीं मैं ढाका में हूँ, ये आते नहीं मैं अरिया में लात खाएगा। हम तो हमारी तो सारी नदीम के दादा हमारे तो सारे लोग ढाका में बैठे हैं, दादी दोनों बेचता थे बांग्लादेश में। और हमारे तो सारे लोग, आपको भी पता है, ढाका में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जेब 17 भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, ये तो आपको पता चलेगा। क्या जेब 17 क्या होगा? हम तो वहाँ ढाका में बैठे हैं, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए। अच्छा क्या ढाका में बैठकर आप क्या कर रहे हैं पहले ये बता दीजिए। फिलहाल तो एंजॉय कर रहे हैं मौसम। तपेश चौधरी मैं साहब बात कर रहा हूँ, देखिए इसको हटा के अपार्ट फ्रॉम दिस, तपेश चौधरी साहब क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने ढाका को अपनी जकड़ में ले लिया, अपनी पकड़ में ले लिया, जिसका जिक्र तपेश जी जिसका जिक्र नदीम शेख कर रहे हैं? यार ये मेजर नदीम शेख को पता नहीं, मैं तो थोड़ा सभ्य आदमी हूँ, ये असभ्यता आर्मी में सिखाई जाती है। एक्चुअली समझ में आता है कि किस तरह से पाकिस्तान हमेशा मुंह की खाता है, क्योंकि इस तरह की जब बातें होती हैं बेवकूफ़ी भरी तो उनका कोई लॉजिक कहीं किसी के समझ में तो आता नहीं है। पर मैं एक पॉइंट पे आता हूँ, ढाका तो कब्जे में छोड़िए, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवाला और गिलगित को अपने पास रख लें, POK को रख लें, वही बड़ी बात है। ढाका तो बहुत दूर है। ढाका को कब्जे में रखने की जिस तरह की कोशिश की इन्होंने, मेजर नदीम ने ये बोला कि बांग्लादेश में जिन जिन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया उन सबका यही हश्र होगा। अरे हश्र तो आर्मी का हुआ था, जिस बांग्लादेश को आज़ाद कराने और जिसको कब्जा करने और ढाका को कब्जा करने जो आर्मी वहां पहुंच के जो अत्याचार कर रही थी, और जब वहां तराई तराई मची थी, मुस्लिमों का खून बहाया, मजलूमों का खून बहाया जा रहा था, रेप हो रहे थे,
तब इंडिया को बीच में आना पड़ा। और हम इनकी तरह नहीं है, सभ्य सभ्य नेशन है, हमने फिर भी, हम चाहते तो बांग्लादेश को मिला भी लेते, हमने कहा छोड़ दिया, उसको एक आइडेंटिटी दी, अलग से दी, सब कुछ किया। अब वो पाकिस्तान ने जो कांटे बोए थे, जो उनकी पुरानी चीजें हैं कि इनके यहाँ बोला नस्लें खत्म हो गई, नस्लें तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स की खत्म हो गई, आर्मी ने क्या ना क्या नहीं खत्म कर दिया, कितनी नस्लें खत्म कर दी, जो बच्चे कुचे वो बाहर भाग जाते हैं। तो शेख हसीना ने कोई बुरा नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि चीता अटैक करने से पहले भी एक कदम वापस लेता है, पर हम किसी को इस तरह की बातें करें, गालियां दें, ये एक सभ्य आदमी को और एक आर्मी ऑफिसर की पहचान तो कभी भी नहीं हो सकती। और देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में बांग्लादेश को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसने पाकिस्तान से हाथ मिला रखा है या आईएसआई से मिला रखा है, तो उनकी कब्र खुद रही है, वो छोड़ेंगे नहीं। ये JF-17 की बात कर रहे हैं, अरे आप ड्रोन भेज के देखिए वहां पे क्या बात कर रहे हैं। इंडिया कोई चुपचाप थोड़ी बैठा है यार। अगर देखिए, हम तो एक छोटे नेशन के नाते एक बड़े भाई का फर्ज आज भी निभा रहे हैं कि चलिए छोटे मोटे टेंशन हो जाते हैं बॉर्डर पे, तब भी हम कुछ नहीं कह रहे, हमारी फेंसिंग का इशू चल रहा है फिर भी हम कुछ नहीं कह रहे, एक बड़े भाई की तरह सभ्यता के साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा और पाकिस्तान वहां पे जाके अपनी प्रेजेंस शो करेगा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या है JF-17? ऐसे JF-17 बतेरे घूमते रहते हैं यार, खिलौना है, कुछ नहीं है। तो ये कहने की बातें, पाकिस्तान को पहले अपनी हल्क में, अपने गरेबान में झांक के ये देखना चाहिए कि मेरा क्या हाल है। दूसरों की हंसी उड़ा उड़ा के, दूसरों की मजाक उड़ा उड़ा के ये कहाँ पहुंचेंगे भाई साहब? कुछ दिनों बाद ये बात करने लायक नहीं रहेंगे। अब आप देखिएगा वो टाइम कितना जल्दी आने वाला है। और अगर कल को अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे, कल को POK अगर मैं जो हो रहा है, अगर POK सारा हमारे इंडिया के सामने हाथ फैला के खड़ा होगा, तो हम करेंगे जो हमने बांग्लादेश में किया था। हाँ, मेजर नदीम ये जरूर बोल सकते हैं, आप आके देखिए एक बार। अरे हमने तो कितनी बार आके दिखा दिया। बट ये लेकिन किसी भी डिबेट को थोड़ा सा सभ्यता से आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा उनको एडवाइस है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन एक बार शुएब चौधरी के पास मैं ज़रूर जाऊँगा। शुएब जी, क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि शेख हसीना वापस आ रही हैं या शेख हसीना माहौल बना रही हैं? और अगर शेख हसीना आएंगी तो क्या किसी दूसरा देश यानी कि अमेरिका को इसमें दखल देना होगा या दखल देगा या देने की सोच रहा होगा, या बातचीत हो चुकी होगी कि भाई शेख हसीना आएंगी तो ठीक है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की वो नेता हैं, उनको आप उस तरीके से टैकल करें, या फिर ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान ने ये तय कर चुका है कि वो पाकिस्तान की दुश्मन है और अगर वो वहाँ पहुँचेंगी तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर ये पूरा खेल खेलेगा? आप मुझे पूछे मनोज भाई? जी, आप ही से सवाल है। अच्छा, देखिए, ये जो आपके सवाल का जवाब मैं कहना चाहता हूँ कि सर्जियो गोर जो आए थे ढाका में, डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय, सो वो ढाका में आके किससे मिले? भारत की हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से 1 घंटा के लिए। सर्जियो गोर के लिए बांग्लादेश की इशू में भारत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से। नहीं तो ये पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को मिला है? नहीं मिला है। जब सर्जियो गोर जानते हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी नथिंग, कभी भी नहीं है। पाकिस्तान भी टूट रहा है, बात छोड़िए पाकिस्तान की बात, मैं हमारे बात करता हूँ। सो ये जो शेख हसीना की जो ऐलान आया, घोषणा आया कि वापस आने के बाद सर्जियो को ढाका में आए, और सर्जियो को ढाका में आके 2-3 चीज किया इंपॉर्टेंट कि बांग्लादेश की जो सरकार ने 30 जुलाई जो डिनर की इंतजाम किया था, स्टेट डिनर फॉरेन मिनिस्ट्री में, ये इसमें इन्होंने अटेंड नहीं किया। क्यों नहीं अटेंड किया? क्योंकि उसी डिनर में BNP सरकार ने यूनुस को गेस्ट लिस्ट में लाया था। उसकी एक कोशिश थी कि यूनुस से सर्जियो गोर से मिलाए, क्योंकि सर्जियो गोर डोनाल्ड ट्रंप की है और यूनुस तो है डेमोक्रेटिक पार्टी क्लिंटन वगैरह की, बाइडेन की। सो डिनर ही कैंसिल कर दी सर्जियो गोर ने। अच्छा, 31 जुलाई सर्जियो गोर की शेड्यूल थे कॉक्स बाजार जाने की, सुबह को 11 बजे 11 AM, क्योंकि उन्होंने भारतीय हाई कमिश्नर साहब से 9 बजे मीटिंग शुरू किया, 1.5 घंटा मीटिंग हुआ। उसी की वजह से वो कॉक्स बाजार के दोपहर को, और उन्होंने क्या बात किया? क्लोज डोर मीटिंग। उस मीटिंग में बांग्लादेश में जो अमेरिकन एम्बेसडर गए, ब्रायन क्रिस्टनसन, उनको भी नहीं रखा, उनको भी वहां से निकाल दिया उस मीटिंग से। और उसी दिन दिनेश त्रिवेदी साहब दिल्ली चले गए शाम को,
जाके बात करके 1 तारीख को वापस आ गई। तो समझ रहे हैं अमेरिका नदीम साहब? और देखिए शोएब चौधरी ने अमेरिका- अंदर की बात बता दी, खेल क्या है। आप हाथ मत जी रह जी जाएंगे। जी, ये तो ये तो आपको पता चलेगा जब खेल खत्म होगा। अभी किसका तो खेल शुरू नहीं, है मेरे किसका भाई, खेल खत्म? शोएब पिक्चर अभी चौधरी का, बाकी है मेरे भाई। शोएब चौधरी का या फिर शेख हसीना का? किसका खेल खत्म? देखिए, शेख हसीना का खेल तो बहुत पहले का खत्म हो चुका है। अच्छा, ये आपकी भूल है कि ये वहां पे उसको कोई भी वो लोग स्पेस दे सकते हैं किसी के भी कहने पे, क्योंकि वो इसको कोर्टों से पनिशमेंट हो चुकी है। इसने वहां पे लोगों पर एलिगेशंस लगाए हुए हैं। अगर कल को ये वहां पर रूल पे आती है या इसका बेटा किसी भी सूरत आता है तो वो पूरी रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि वो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके बाद इन्होंने उसको पनिशमेंट करना है, काउंटर पनिशमेंट का एक पूरा दौर शुरू हो सकता है। तो दे नो इट वेरी वेल कि इस वक्त इसका कब्र में जाना शेख हसीना वाजिद का बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है वो उनको जाना पड़ेगा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये अब इसको वहां पे जाने की कोई भी स्पेस मिल सकती है। हाँ, इसकी जो पार्टी है वो वहां पे किसी तरह से सामने आ जाए, कोई प्रोटेस्ट कर ले, कामयाब हो जाए और वो इसको वापस लेके आए शोएब जी तो मुझे फिर लगता है कि शेख हसीना कुछ भी सोच रही हो, लेकिन शोएब चौधरी को असल में दूसरे चैनल पे जाना था। मेरे साथ अरविंद तेजावत मौजूद हैं। अरविंद जी, जो स्क्रिप्ट नदीम शेख बता रहे हैं वो स्क्रिप्ट तो पाकिस्तान ने लिख दी है, लेकिन जो अभी शोएब चौधरी बता रहे थे कि शेख हसीना अगर बयान दे रही हैं, आने की बात कर रही हैं, तो कोई ना कोई पर्दे के पीछे है जो ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा है। बिल्कुल मनोज साहब, ये वाकई मुद्दा काफी गंभीर बहस का मुद्दा है। पर उससे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं नदीम शेख साहब बोलना चाहता था, पर अब मैं उन्हें केवल मेजर नदीम शेख बोलूंगा। कोई इतना बदतमीजी से अपने को पैनलिस्ट से कैसे बात कर सकता है? अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करूंगा। आप चैनल पे धमकी दे रहे हैं इंडिया के नेशनल टेलीविजन पर, और आपकी सरकार से आपने पूछा है कि वो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? क्या मूर्खतापूर्ण बात है। उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं आप। आपने कभी गिरेबान में झांका है कि नेशनल टेलीविजन पे उल्लू का पट्टा कौन लग रहा है? मैं आपसे बहुत, और मुझे उम्मीद थी कि शायद तपेश चौधरी साहब बहुत ही देखिए अरविंद साहब, माइंड योर नदीम साहब, लैंग्वेज। सुनेंगे पहली आप? बात तो ये, सुनेंगे आप? मैंने सुनेंगे काउंटर आप? आर्गुमेंट दिए, आम मैंने बात तो- उसकी बातों का जवाब दिया। नहीं, उसने बोला नदीम साहब, उल्लू गलत का बात है। बच्चा। जब उसने माफी उल्लू का मांगनी बच्चा चाहिए बोला आपको। तो मैंने कहा उल्लू का पट्टा। आप आपको मुझे अगर उल्लू का पाकिस्तान की बच्चा आवाम से बोलेंगे माफी तो मैं मांगनी चाहिए, आपको क्योंकि उल्लू आप का पट्टा पाकिस्तान के बोलूंगा। रिप्रेजेंटेटिव है। आपको पाकिस्तान तमीज को नहीं क्यों होनी बदनाम कर रहे चाहिए हैं आप? कि कोई आदमी आपको गाली देगा तो आप अपना दूसरा गाल आगे करेंगे। पहले उसने शुरू किया, मैंने उसको काउंटर किया। आप पूरा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लें और ये बताइए कि मैंने कोई चीज स्टार्ट की, मैंने कोई अब्यूसिव बात की, उसने बदतमीजी की। मैंने उसकी बदतमीजी का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जवाब दिया। आप बदतमीजी करेंगे, आपका भी पूरा जवाब देंगे। मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई इस तरह की बात नहीं की। आप रिकॉर्डिंग चेक करें, उसने कहा नदीम उल्लू साहब, का आप सुनिए। बच्चा, मैंने नदीम कहा साहब, उल्लू का सुनिए। पट्टा। अरे उल्लू का बोलते बच्चा, इसको। उसने नदीम जब साहब, कहा था, जब आपने बहुत कुछ सारे कह दिया व्यस्त था। लोग हैं, समझते हैं आप जो जी। कह रहे हैं। कोई जी, मूर्ख आप नहीं है। रिकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। अगर आप मैंने और अब पहले fruitful किया हो, बात कर लें। मेरी क्लिप अगर दिखाइएगा, गली के मैं गुंडों वाली आके बात खत्म हो आपसे गई, अब तो कुछ आपसे fruitful माफी बात मांगूंगा। करें। अगर मैंने शुरू की है और रिकॉर्डिंग देखिएगा, मुझे प्रूफ कर दीजिएगा, मैं आगे अगले चैनल पे आपसे माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई बात पहले शुरू की उसकी बदतमीजी से पहले। नदीम साहब, मेरी बात सुनेंगे आप? जी, पाकिस्तान मैं के सुन। और भी पैनलिस्ट हैं, हम उनके साथ पैनल शेयर करते हैं। बहुत संजीदा लोग हैं और हमेशा कभी जी या तू तड़ाक से बात नहीं करते हैं। आप पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां की फौज को जी, रिप्रेजेंट जी, कर रहे हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बोल सकते हैं? आप जी, ये नहीं देखिए, जब इस कर तरह सकते की हैं, आपको ऐसा बदतमीजी नहीं करना आएगी चाहिए। तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मैंने अब आपको हम अभी कुछ साबित कर फ्रूटफुल दिया। बात कर लें। अगर हम जी 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 अगर जी गली के सही सही। गुंडों वाली बात खत्म हो गई हो तो कुछ फ्रूटफुल बात कर लें। जी जी है जी, ना? वो गुंडा मैं चला पहली गया बात तो अब ये आप कहना हम कर चाहता सकते हूं हैं। कि बिल्कुल। तो नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि हमें इस चीज को समझना होगा, आगे आने वाली जनरेशन को यह समझाना होगा कि जो आपस में जो लड़ने की जो पॉलिटिक्स रही है, खासकर आपके टॉप लीडरान ये बोल रहे हैं आपके पार्लियामेंट में, आपके डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक गलत नीति का अनुसरण किया। आप उस वेस्ट के पूरे चक्कर में क्यों फंस रहे हैं, जहां पाकिस्तान की आवाम का गाड़ी कमाई का पैसा सारा फाइटर जेट खरीदने में भी खर्च हो जाता है, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, और बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे थे।
उसके बाद में अवाम के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पैसा कितना बचेगा? और करप्शन से वो वापस उसी तरीके से रोटेट होके पूरा वेस्ट में जाता है। आपको इन सब चीजों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं होती है नदीम साहब। तो ये सब चीजें गलत है, अवाम के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत हिम्मत आपको चाहिए। जवाब देता और हूं, पाकिस्तान आपको की जवाब जनता देता के, हूं। नदीम साहब सुन तो लीजिए, है ना, फ्रूटफुल बात है, सुन लीजिए। और अगर उस हिम्मत के साथ अगर आप नहीं बोलेंगे, उस संजीदगी के साथ, आप नस्लों की बात कर रहे थे, जो हमारे को पैनलिस्ट थे, टिक्का खान क्या कह रहे थे, बांग्लादेश की नस्लें बदल देंगे? बदल पाए वो नस्लें? खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हिम्मत के साथ हमें, अगर हमारी सरकारें भी नाराज होती है तो उनके खिलाफ बोलने की वो कुव्वत होनी चाहिए। बहुत और सारे आपके नदीम पाकिस्तान साहब, के लोग यहाँ पर मैं ये शहीद भी हुए। कहना चाहता हूँ कि अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तब से वो भारत को खत्म करने की बात कर रहा है, नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है। हुआ क्या? एक बहुत बहुत सामान्य सी बात कर रहे हैं हम लोग। हुआ क्या? पाकिस्तान लगातार पीछे चला जा रहा है। और भारत की आप अर्थव्यवस्था को देखिए, भारत की तरक्की को देखिए, भारत की ऊंचाइयों को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को देखिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत को कोसने की बजाय अगर खुद वो आगे बढ़ने पर काम लगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। नदीम साहब, देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं। अरविंद भाई, आपने बात की, मैंने उसका गाली का जवाब गाली से दिया। मैंने पहले नहीं दी, कोई बदतमीजी नहीं की। आपने अच्छी तरह बात की, मैं आपके साथ अच्छी तरह बात की। आपको जवाब देता हूं लॉजिक से। पाकिस्तान का आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का डिफेंस बजट आप जाके देख लीजिए, $8 बिलियन है। और इंडिया का डिफेंस बजट आप जाके देख लीजिए, तकरीबन 97, मैं उसको राउंड फिगर में कहता हूं $100 बिलियन। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आप उसके बाद रिस्पॉन्स देखिए अरविंद भाई, कि अगर आपने न्यूक्लियर का धमाका किया 74 के अंदर, तो पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्स किया। इसको रिस्पॉन्स कहते हैं हम अपनी जबान में, फौजी जबान में। हमने उसको रिस्पॉन्स दी, रिस्पॉन्ड किया, राइट। आपने बैलिस्टिक डिलीवरी मींस की बात आई, आपने कहा कि हमें ज्योग्राफिकल एबिलिटी हासिल है, कोई यहां से मसला हुआ तो हम पीछे जा सकते हैं, हमारे पास डेप्थ है। हमने उस ज्योग्राफिकल एबिलिटी को पेरिश किया। आपने बैलिस्टिक्स बनाए, हमने भी बैलिस्टिक बनाया। आज हमारे वेक्टर्स कैन रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया। किससे? $8 बिलियन से। जरा जाके देखिए। दूसरी बात अरविंद भाई, जहां तक है फाइटर एयरक्राफ्ट, हम फाइटर एयरक्राफ्ट खुद बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, तेजा बनाया, और हम उसको बेच भी रहे हैं। 5 कंट्रीज को हम बेच चुके हैं। आप खरीद रहे हैं, आप देखें, रफाइल आपने खरीदे हैं और अभी 140 खरीद रहे हैं। कितने रफाइल आपके गिरे, सारी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद आप देखिए कि आप पाकिस्तान, आपने अगर बांग्लादेश में जवाब दे दीजिए तपेश जी, जवाब तपेश जी, जवाब। सिर्फ 1 मिनट, समय बहुत कम है, जवाब बहुत ज्यादा समय नहीं है। बांग्लादेश पाकिस्तान से, बांग्लादेश पाकिस्तान से 5-6 घंटे की फ्लाइट के ऊपर है। 5-6 घंटे की, तो पहले से ही पाकिस्तान से लड़का था। आपने उसको रफाल की स्पेलिंग सही नहीं बता पाएंगे मेजर साहब है, ये रफाल की स्पेलिंग सही नहीं बताएंगे। देखिए, ये तो आप बदतमीजी पर उतर रहे हैं, आप बदतमीजी पे उतर रहे हैं, और ये मोहल्ले वाली बात कर रहे हैं। आप आर्मी वाले हो ना, अरविंद भाई ने सही तरह बात की, मैंने उनको सही तरह जवाब दिया। 30 सेकंड में जवाब देता हूं, आप सुनिए तो सही। एक बार सुनने की आदत डालिए। आपने अपनी बात रख ली है। तपेश जी को, तपेश जी की बात सुनिए। 30 सेकंड तपेश जी की बात। उसके 2 पायलट ईरान में जवाब, अरे 30 सेकंड सुन लीजिए, आपने अपनी बात रख दी, एक बार तपेश जी को बात कर लें। हाँ, 30 सेकंड। मैंने उस अमेरिका ने जवाब 5 दिया, एयरक्राफ्ट लूज किए। आप समझिए इस बात को। इस तरह की बात जब नहीं 2 हुई। एयरक्राफ्ट को रिकवर करने के लिए, और अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में ये बोला, और पूरे वर्ल्ड ने उस मिशन की तारीफ की कि हाँ, एयरक्राफ्ट तो मशीन है यार, आती जाती रहती है, अपने 2 पायलट के लिए 5। ये रफाल गिर जाते, मैं कहता हूं 15 गिर गए यार, मशीन है। तुम्हारे यहाँ जो धमाके हुए, तुम आज उससे उबर नहीं पा रहे हो भाई, और तुम रफाल की बातें करते हो। उससे क्या फर्क पड़ता है? 4 मेरे गिरे, 3। अरे वार में लॉसेस होते हैं, पहली बात तो गिरे नहीं, पर मैं इनकी बात बड़ी करता हूँ, 15 गिरे साहब। अरे तो तुम्हारा क्या हाल हो गया? भीख मांगने पे आ गए। अमेरिका ने भी बोला भाई बंद कर दो, क्या हो गया? बात सिर्फ इतनी सी है यार। अब आपने तेजावत साहब ने और आपने इनसे सवाल पूछा इनके बारे में, इन्होंने सारी कहानी क्या बोली? इंडिया का ये है, हम इंडिया से कितना आगे। अबे हमसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो भाई? तुम बहुत आगे पहुंचो। हम चाहते हो तुम अच्छे पड़ोसी बन के रहो, तुम नंबर 1 बन जाओ वर्ल्ड में, लेकिन तुम कहीं पहुंच नहीं सकते जब तक हमसे कंपैरिजन करते रहोगे। सिर्फ हीन भावना से मर जाओगे। प्रॉब्लम ये है। बातचीत करें। अरे बातचीत, देखिए, बातचीत तो सबसे पहले आप बलूचिस्तान से कर लो, पीओके से कर लो, वहां पर पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो घट रहा है, मुझे लगता है सबसे पहले बातचीत हिंदुस्तान से बाद में कर लेना।
वहां के लोगों से कर लो, क्योंकि वहां पर नदीम साहब जो घट रहा है ना, वो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी बन रहा है, क्योंकि नहीं, उसके मैं बाद फिर उसका भी आपको आपको समय नहीं लॉजिक मिल से पाएगा। जवाब दे दूंगा। मेरे पास समय अभी खत्म टाइम हो नहीं गया होगा है, आपके फिर पास। से हम कल सही। परसों फिर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सभी लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जिस मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।